हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, फैकल्टी ऑफ जोलॉजी। एंड आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आर्थ्रोपोडा फाइलम के पार्ट 2 पर। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम पर हमें 3 डिफरेंट पार्ट को लेकर स्टडी करना थी। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के कुछ जनरल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंटेड लैग्स, और इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं वो सभी ज्वाइंटेड लैग रखने वाले एनिमल्स हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया। 2/3 या कह सकते हैं 60 to 70% सभी एनिमल्स का जो पार्ट कंसिस्टेड करते हैं वो केवल और केवल आर्थ्रोपोडा एनिमल्स करते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा फाइलम है जिसमें आने वाले एनिमल्स नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं। टोटल एनिमल स्पीसीज अर्थ पर जो नोन है उसमें से 60 से 70% स्पीसीज जो हैं वो आर्थ्रोपोडा हैं। और ऐसा भी मैंने बताया था कि हर 10 में से 7 एनिमल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनस ग्रुप है जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, और साथ में बताया कि इसमें आने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, डायोसियस सेक्स रखते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान रखते हैं, और पैटर्न जो बॉडी प्लान का होता है वो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, यानी कि माउथ पहले डेवलप होता है उनमें, फिर उसके बाद उनमें डेवलप होता है एनस। एंड ये बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री रखते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको छोटे छोटे से कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम पर आज जो हमारा डिस्कशन आपसे होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको एक छोटे से लेक्चर से आर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाले सभी एनिमल्स के नाम जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा जो एनसीईआरटी में दिया गया है, वो मैं आपको याद कराऊंगा। तो एक छोटी सी कहानी आज फिर से स्टार्ट होगी, जिससे आपको आर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाले सभी एनिमल्स के नाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम एग्जाम्पल पढ़ना। तो एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूं जिसमें एक स्टोरी है, फिर से एक स्टोरी है। अभी तक हम बहुत सारी स्टोरीज आपको सुना चुके हैं, आज फिर एक कहानी है जिसमें मैं आपको आखिरी में कुछ एक ऐसा सेंटेंस बनाऊंगा जिससे हम आर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाले सभी एनिमल्स के नाम प्रॉपरली अच्छे से अपने दिमाग में याद रखकर हमेशा के लिए रख सकते हैं, और एग्जाम में ये नाम हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो सबसे पहली चीज आज की स्टोरी में मैं आपको बता देता हूं, एक लड़की होगी जिसका नाम होगा लोलिता। तो ये लड़की जो आप देख रहे हैं इसका नाम है LOLITA। तो ये ललिता है। ललिता एक लड़की है और ये फॉरेन में पढ़ाई करती है, यानी कि ललिता का जो एडमिशन है उसकी मम्मी ने फॉरेन में कराया हुआ है, और वो काफ़ी लंबे समय से फॉरेन में रह रही है। आज एक ऐसा दिन आने वाला है जब ललिता फॉरेन से मुंबई वापस आने वाली है अपने घर, यानी कि ललिता मुंबई की रहने वाली है। उसकी मम्मी भी मुंबई में रहती हैं, लेकिन वो फॉरेन में पढ़ाई के लिए गई हुई थी। और आज ऐसा एक दिन आने वाला है जब ललिता फॉरेन से बॉम्बे वापस आने वाली है। तो जैसे ही ललिता बॉम्बे आती है, आप देखेंगे ललिता जैसे ही बॉम्बे के एयरपोर्ट पर उतरती है तो ललिता की मम्मी जो है उनको एक बड़ी चिंता लगी रहती है। उनको हमेशा से लगता था कि ललिता को बटर बहुत पसंद है। तो ललिता को क्या बहुत पसंद है? बटर। और ललिता की मम्मी को एक चिंता ये है कि अगर ऐसा हो गया कि ललिता जो है वो बॉम्बे आने के बाद तुरंत बटर खरीदने में लग गई तो काफ़ी लेट हो जाएगी, उसको घर आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ललिता की मम्मी जो है वो ललिता को फ़ोन करके बोलती हैं कि ललिता बॉम्बे आकर स्टोर से ललिता बॉम्बे आकर स्टोर से बटर पहले मत लेना। तो इस पूरी कहानी में आपको याद रखना है कि ललिता को बटर बहुत पसंद है, और ललिता की मम्मी को मालूम है कि जब वो बॉम्बे आएगी और एयरपोर्ट पर उतरेगी तो सबसे पहले वो एक ही काम करेगी कि स्टोर में जाएगी, किसी ऐसे स्टोर में जाएगी जहाँ पर बटर मिलता है, और वहाँ से बहुत सारा बटर खरीद के घर ले आएगी। तो ललिता की मम्मी चाहती है कि वो पहले स्टोर से बटर ना खरीदे, बल्कि पहले वो घर आ जाए। घर आकर उसके बाद वो अपनी मम्मी के साथ बटर की दुकान पर जाए और वहाँ पर बटर खरीदे। तो उसके लिए एक मैसेज करती हैं उसकी मम्मी, और मैसेज में वो क्या लिखती हैं फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि ललिता जैसे ही बॉम्बे आती है ललिता की मम्मी उसको मोबाइल पर एक मैसेज करती हैं, और मैसेज में लिखा होता है कि ललिता बॉम्बे आकर स्टोर से पहले बटर मत लेना। तो अल्टीमेटली ये पूरे के पूरे जो मैंने शब्द यहाँ पर यूज़ किए हैं इस कहानी में, वो सभी के सभी शब्दों को अगर मैं एक सेंटेंस के फॉर्म में जोड़ दूँ तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो ललिता बॉम्बे आकर, देखिए हमारी कहानी में क्या था, ललिता बॉम्बे आकर स्टोर से बटर
पहले मत लेना। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है जो इस स्टोरी में आपने निकाला हुआ है कि ललिता बॉम्बे आकर स्टोर से बटर पहले मत लेना। तो अब हम इन सभी के सभी शब्दों को यूज करके आर्थ्रोपोडा फाइलम के हर एक उस एग्जाम्पल को सीखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो सबसे पहले ललिता के LO से आपको याद रखना है, ललिता के LO से आपको याद रखना है लोकस्ट। तो ललिता के ओ से हमने क्या याद रखा, लोकस्टा या लोकस्ट भी कह सकते हैं। तो लोकस्ट या लोकस्टा हमने याद रखा ललिता के LO से। और आपको बता दूं कि इसको ग्रीगेरियस पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकस्टा जो है बेसिकली उसको ग्रीगेरियस पेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। इसको ग्रीगेरियस पेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्रीगेरियस का मतलब जो होता है वो मैं आपको बता देता हूं, झुंड में रहने वाला। तो ये ऐसे एक प्रकार के कह सकते हैं ग्रास होपर टाइप के एनिमल्स हैं जो कि बेसिकली ग्रेगेरियस पेस्ट के नाम से जाने जाते हैं और ये हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। हालांकि ये हेल्पलेस होते हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है ललिता के LO से लोकस्टा या लोकस्ट, ठीक है ना, जो कि ग्रेगेरियस पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये झुंड में रहने वाले ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये फसलों को, वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और आजकल जो आप एक न्यूज़ सुन रहे होंगे टिड्डी दल, एक्चुअली वो टिड्डी दल में जो टिड्डियां हैं वो लोकस्टा ही हैं, जिन पर मैं आपसे आगे डिस्कशन करूंगा। अब ललिता के LI से आपको याद रखना है, ललिता के LO से लोकस्ट, LO यहां पर आ गया ना, तो लोकस्टा। एंड LI से आपको याद रखना है लाइम्यूलस। तो LI से मैं याद रखूंगा लाइम्यूलस। और लाइम्यूलस बड़े ही फेमस नाम से जाना जाता है, इसको किंग क्रैब भी कहते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम किंग क्रैब भी कहते हैं। और आपको बता दूं कि इसको हम जनरली लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी स्टोरी क्या है कि लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं, तो लिविंग फॉसिल्स के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एक लिविंग फॉसिल्स भी है और साथ में इसका कॉमन नेम किंग क्रैब भी चलता है। तो ललिता से हमने दो नामों को याद रख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उस पर हम पहले ध्यान देते हैं। ललिता से हमने दो चीजों को याद रख लिया, एक LO से लोकस्टा और LI से क्या याद रख लिया, लाइम्यूलस। अब हम बात करते हैं बॉम्बे। तो बॉम्बे से बच्चों हमें क्या याद रखना है, मैं आपको बता देता हूं। बॉम्बे से एक बहुत फेमस नाम है और आपने सुना होगा, और वो है बॉम्बिक्स। तो बॉम्बे से हमें क्या याद रखना है, तो आप याद रखेंगे बॉम्बे से बॉम्बिक्स, BOMBYX। तो हम अगर पूरा नाम लें तो बॉम्बिक्स मोरी, आपने सुना होगा, हमारे सिलेबस में भी है। और हम सभी जानते हैं कि जो बॉम्बिक्स मोरी होता है वो सिल्क वॉर्म होता है। इंडियन स्पीसीज ऑफ सिल्क वॉर्म जो है वो बॉम्बिक्स मोरी है। तो फिलहाल यहाँ पर केवल जीनस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बॉम्बिक्स जो है उसको कॉमनली हम लोग सिल्क वॉर्म के नाम से भी जानते हैं और इंडस्ट्रियली सिल्क के प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमें ललिता बॉम्बे के बाद आकर से क्या याद रखना है, आकर से आपको याद रखना है एपिस, APIS। आकर से आपको याद रखना है एपिस। और एपिस जीनस है जिसका पूरा नाम अगर मैं स्पीसीज के साथ लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, एपिस इंडिका। तो एपिस इंडिका हम लोग किसको कहते हैं, तो इंडियन हनी बी जनरली जो है वो एपिस इंडिका से नाम से जानी जाती है और इसको हम हनी बी कह सकते हैं। तो कॉमनली एपिस जीनस जो है वो किसका है, हनी बी का है। अब स्टोर से आपको क्या याद रखना है, तो स्टोर से आपको याद रखना है स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू का नाम। तो स्टोर से स्कॉर्पियन का नाम याद रखें। स्कॉर्पियन हम सभी जानते हैं बिच्छू को कहते हैं हम लोग, और ये भी एक ऑर्थ्रोपोड एनिमल है। उसके बाद से हमें किसी भी चीज को याद नहीं रखना है, ये सपोर्टिंग लेटर है हमारे सेंटेंस का। बटर से आपको क्या याद रखना है, तो हमारी बटरफ्लाइज जो हैं वो बटर से इजीली याद हो सकती हैं। तो बटर से आप याद रखें बटरफ्लाइज, ठीक है ना। जो तितलियां होती हैं वो बटर से याद रखें बटरफ्लाइज या बटरफ्लाई भी कह सकते हैं। और पहले से हमें क्या याद रखना है, तो आपको पहले से याद रखना है पेलीमोन, जो कि एक इंसेक्ट है, PALAEMON, पेलीमोन, ठीक है ना। तो पहले से आपको पेलीमोन याद रखना है, ये नाम भी एनसीईआरटी में दिया गया है। मत से आपको क्या याद रखना है, तो मॉस्क्यूटो याद रखना है, MOSQUI, मॉस्किटोज। तो जो मच्छर होते हैं उनको हम मॉस्किटोज कहते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस्किटोज हैं जो कि वेरियस डिसीज के वेक्टर भी होते हैं, जैसे कि एडीज एगेप्टी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। मॉस्किटोज में एडीज एगेप्टी है। उसके अलावा मानसोनिया आ जाता है, फीमेल एनाफ्लीज जो हम लोग पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, मलेरिया की वेक्टर होती है। प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है उसका वेक्टर होता है
एनाफ्लीज। और इसके अलावा क्यूलैक्स है ना, तो क्यूलैक्स हुआ, एनाफ्लीज हुआ, एडीज हुआ, मानसोनिया हुआ, ये सब मॉस्किटोज हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनके जीनस के नाम मैंने बोले हैं। और लेना से आपको क्या याद रखना है, तो लेना से आपको याद रखना है लेसीफर। लेसीफर जीनस है एक ऐसे इंसेक्ट का जो कि मैं बात करूं तो लैक का प्रोडक्शन करता है, जिसको हिंदी में लाख भी कहते हैं, जिसकी चूड़ियां वगैरह बनती हैं। तो लेसीफर जो है, लेसीफर लैक का इसका पूरा नाम है। विद स्पीसीज में बात करूं तो लेसीफर इज द जीनस ऑफ लेक इंसेक्ट, तो इसको मैं लेक इंसेक्ट भी लिख सकता हूं। तो ये लेक इंसेक्ट का नाम है। तो अल्टीमेटली यहां पर हमने सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल को बहुत इजीली याद रख लिया एक छोटी सी कहानी से। फिर से वो कहानी मैं आपको रिवाइज करता हूँ। एक लड़की होती है जिसका नाम ललिता होता है, वो फॉरेन में पढ़ाई करती है, और आज वो दिन है जब वो अपने घर बॉम्बे वापस आने वाली है। जब वो अपने घर बॉम्बे वापस आती है तो उसकी मम्मी ललिता को मैसेज करके ये बताना चाहती है कि ललिता, बॉम्बे आकर स्टोर से बटर पहले मत लेना। जब तुम बॉम्बे आओगे तो पहले स्टोर से बटर मत लेना, बल्कि पहले घर आना। घर आकर बढ़िया आराम से हम दोनों चलेंगे और अपने मनपसंद बटर को लेकर आएंगे और उसको खाने का मज़ा लेंगे। तो ललिता की मम्मी का मैसेज आपको याद रखना है कि ललिता, बॉम्बे आकर स्टोर से बटर पहले मत लेना। ललिता में LO से आपको याद रखना है लोकस्टा, जिसको ग्रीगेरियस पेस्ट कहते हैं। ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है, तो ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला, यानी कि ये हमेशा कह सकते हैं ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। और LI से आपको याद रखना है लाइम्यूलस, जिसको किंग क्रैब कहते हैं, जो कि लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंसेप्ट मैं आपसे आगे डिस्कस कर रहा हूँ। बॉम्बे से आपको बॉम्बिक्स याद रखना है, जो कि सिल्क वॉर्म को कहते हैं। आकर से आपको एपिस याद रखना है, एपिस इंडिका एक इंडियन हनीबी स्पीसीज है। स्टोर से स्कॉर्पियन का नाम याद रखना है। बटर से बटरफ्लाइज का नाम याद रखना है। पहले से पेलीमॉन का नाम याद रखना है। मत से मॉस्किटो याद रखना है। मॉस्किटोज में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस्किटोज के जीनस में यहां पर लिख देता हूं जो आपको हेल्प करेंगे आगे। एक एडीज हो गया, इसके अलावा एनाफ्लीज हो गया, उसके अलावा बात करें तो मानसोनिया हो गया, जो एनसीईआरटी में नहीं है पर आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्यूलैक्स हो गया। तो ये डिफरेंट जीनस है मॉस्किटोज के। तो लेना से आपको याद रखना है लेसीफर, और लेसीफर एक लैक इंसेक्ट को बोला जाता है, जिससे लाख का प्रोडक्शन होता है। ये अपनी ग्लैंड से लाख का प्रोडक्शन करता है, और लाख की हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गहने और चूड़ियां बनाने में इसका यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है उसको एनसीईआरटी ने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर क्लासीफाइड करके रखा है। जैसे कि इन सभी एग्जाम्पल में से वो कौन से एग्जाम्पल हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स को बिलोंग करते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ऑर्थ्रोपोडा से डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ऑर्थ्रोपोडा से एग्जाम्पल को कैटेगरी वाइज पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये होगा जो लास्ट ईयर में आ चुका है, वो ये है कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स इसमें से कौन है। तो आपके सामने कुछ ग्रुप बना के रख दिए जाएंगे ऑर्थ्रोपोड के एग्जाम्पल्स को लेकर। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि हमारी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल ऑर्थ्रोपोडा के दिए गए उसमें से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के नाम अगर मैं बताऊं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का मतलब जिनको हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक महत्व के कीट हैं। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में सबसे पहले नाम याद रखें आप हनी बी का। हनी बी इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंस रखती है, तो मैं आपको बता देता हूं। हनी बी का यूज हम लोग किस में करते हैं, हनी के प्रोडक्शन में करते हैं, जिससे हनी प्रोडक्शन किया जाता है। इंडस्ट्रियली हम लोग हनी बी को जब कल्चर करते हैं, पालते हैं, तो इसको हम लोग बी कीपिंग कहते हैं। और बी कीपिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे हम बहुत सारे अमाउंट में हनी का प्रोडक्शन करते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि हनी बी जो है उसका जो मैन प्रोडक्ट है वो हनी नहीं है, बल्कि उसका मैन प्रोडक्ट जो है वो वैक्स है। और बी वैक्स, जिसको मैरिकाइल पाल्मिटेट के नाम से भी हम जानते हैं, वो हनी बी का मैन प्रोडक्ट होता है। तो फिर भी हम लोग मैन प्रोडक्ट जो वैक्स है उसको हम लोग इकोनॉमिकली यूटिलाइज कम करते हैं, बल्कि मैन प्रोडक्ट जो है वैक्स, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हम हनी बी का आज इंडस्ट्रियली यूज़ कर रहे हैं वो हनी के प्रोडक्शन में कर रहे हैं, ना कि वैक्स के प्रोडक्शन में। लेकिन जो उनका मैन प्रोडक्ट होता है वो वैक्स होता है, हनी नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको बता दूं बॉम्बिक्स, यानी कि जो जीनस है बॉम्बिक्स, तो बॉम्बिक्स जीनस है। बॉम्बिक्स मोरी अगर मैं स्पीसीज के साथ नाम लिख दूं तो आपको कोई इसमें बड़ी बात नहीं लगना चाहिए। और बॉम्बिक्स मोरी जो है बेसिकली सिल्क वॉर्म को कहा जाता है। और नाम से ही समझ में आ रहा है सिल्क वॉर्म क्या प्रोड्यूस करता होगा, तो आपका आंसर होगा कि सिल्क वॉर्म से हम लोग सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। और सिल्क इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जिनको हम सेरीकल्चर इंडस्ट्रीज कहते हैं, उसमें बॉम्बिक्स मोरी को हम लोग कल्चर करते हैं लार्ज स्केल पर, और इनसे हम सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसकी भी अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अब मैं बात करूं लेसीफर लैक्का की, तो लेसीफर एक जीनस है और लेसीफर लैक्का पूरी तरह से स्पीसीज का नाम है। तो लेसीफर लैक्का, इसका
इसका यूज़ हम लोग किस काम में करते हैं, तो लैक के प्रोडक्शन में करते हैं। और लैक जो है या लाख भी कहते हैं जिसको अपन, उसका यूज़ जनरली जो है वो कह सकते हैं गहने बनाने में या चूड़ियाँ वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, इस इंसेक्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के नाम आपको याद रखना है। ललिता बॉम्बे आकर स्टोर से पहले बटर मत लेना, इससे आप पूरे नाम याद रख सकते हैं जितने भी ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स हैं, लेकिन उनमें से 3 एनिमल्स के नाम अपने दिमाग में सीधे सीधे बैठा सकते हैं जिनकी अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 हनी बी, जिससे हम हनी का प्रोडक्शन करते हैं। और हनी का प्रोडक्शन करने के लिए हनी बी को कल्चर करने वाली इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, बी कीपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हनी बी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, कल्चर करते हैं और उनसे लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियली किसका प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग हनी का प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बॉम्बिक्स और बॉम्बिक्स मोरी जो स्पीसीज है, बेसिकली सिल्क वॉर्म को कहा जाता है और इसका यूज हम लोग सिल्क के प्रोडक्शन में करते हैं। इंडस्ट्रीज को हम लोग सेरीकल्चर इंडस्ट्री कहते हैं। लेसिफर लैक का एक इंसेक्ट होता है जो कि लैक इंसेक्ट के नाम से जाना जाता है, इसका प्रोडक्शन हम लोग लैक के प्रोडक्शन में करते हैं, जिसका यूज हम लोग वेरियस टाइप ऑफ गहने और चूड़ियां बनाने में करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि कौन से ऐसे ऑर्थ्रोपोडा एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं जो कि वेक्टर हैं वेरियस डिसीज के। तो वेक्टर ऑफ डिसीज की यहां पर बात हो रही है, वेक्टर ऑफ डिसीज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन में ऐसी बहुत सारी पैथोजेनिक डिसीज हैं जो कि किसी वेक्टर की हेल्प से स्प्रेडेड होती हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिसीज को ट्रांसमिटेड करने में बहुत सारे ऐसे ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म है जो कि डिसीज के वेक्टर जाने जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन वेक्टर ऑफ डिसीज जो है दैट इज द एनाफ्लीज। और एनाफ्लीज के बारे में हम सभी जानते हैं कि फीमेल एनाफ्लीज जो है दैट इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया डिसीज, जिसमें हम प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होता है उसके लिए ये वेक्टर का काम करता है। तो मलेरिया में हम लोग जानते हैं कि एक डिसीज है मलेरिया जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होती है। प्लाज्मोडियम क्या है तो आप सभी जानते हैं, प्रोटोजोन पैरासाइट होता है और इसमें हम जानते हैं कि इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो फीमेल एनाफ्लीज होती है और इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है। जबकि इसका अपोजिट होता है जो मैंने आपको बताया था, लिवर फ्लुक्स से कॉज होती है जो डिसीज, उसमें जो फेसियोला होता है उसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मैंने आपको बताया था ह्यूमन हो सकता है, गोट हो सकता है, शीप हो सकती है, पिग हो सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो स्नेल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपोजिट होता है। तो वेक्टर ऑफ डिसीज की बात करें तो एनाफ्लीज जो है वो एक मच्छर है, मॉस्किटो है, जो मलेरिया डिसीज कॉजिंग प्लाज्मोडियम पैरासाइट का वेक्टर है। सेकेंड हम बात करें क्यूलैक्स, तो ये अनादर जीनस है एक मॉस्किटो का। और क्यूलैक्स के बारे में आपको बता देता हूँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है क्योंकि ये डिसीज कॉजिंग जो पैथोजेंस हैं, स्पेशली मैं किस डिसीज की बात कर रहा हूं, लिम्फेटिक फाइलारियासिस। तो लिम्फेटिक फाइलारियासिस जो है एक डिसीज है, एक एलिफेंटियासिस डिसीज को हम लोग फाइलारियासिस डिसीज कहते हैं। तो लिम्फेटिक फाइलारियासिस डिसीज का वेक्टर कौन है, क्यूलैक्स, ये आपको याद रखना है। और फाइलारियासिस कैसी डिसीज है तो ये आपको पता होना चाहिए कि फाइलारियासिस डिसीज जो है वो फाइलेरियल वॉर्म से होती है। और फाइलेरियल वॉर्म किसको कहते हैं, वोचेरेरिया। तो वोचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वोचेरेरिया मलाई करके जो कह सकते हैं कि फाइलेरियल वॉर्म है जो किस एक फाइलम में रखे गए हैं, तो आपको याद होना चाहिए इनको एस्केलमिंथस फाइलम में रखा गया है। उनसे कॉज होने वाली ह्यूमन में डिसीज है फाइलारियासिस, जिसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। और उसके लिए वेक्टर का काम कौन करता है, क्यूलैक्स मॉस्किटो। अब हम बात करते हैं एडीज का। तो एडीज एक बहुत फेमस मॉस्किटो का जीनस है। स्पीसीज के साथ में नाम लूँ तो एडीज एगिप्टी हो जाता है। तो एडीज एगिप्टी जो है वो किसका वेक्टर है, तो एक बहुत कॉमन डिसीज जिसको हम चिकुनगुनिया कहते हैं। येलो फीवर एक और डिसीज है जो वायरल डिसीज है। इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी में एक डिसीज का जिक्र है जिसका नाम है डेंगू। इन सभी डिसीज का जो वेक्टर है वो कौन है, एडीज एगिप्टी। ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। उसके बाद मानसूनिया की बात करें तो मानसूनिया जो है एक अनदर मॉस्किटो जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और मानसूनिया जो मॉस्किटो है वो बेसिकली किस डिसीज का वेक्टर है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे ब्रूगियन फाइलारियासिस कॉज होता है। तो हम लिख सकते हैं ब्रूगियन फाइलारियासिस। तो फाइलारियासिस या एलिफेंटियासिस की एक खासियत होती है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि एलिफेंटियासिस या फाइलारियासिस डिसीज जो एस्केलमिंथस की वजह से होती है, हेलमिंथ डिसीज है जो कि बेसिकली बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या बुचेरेरिया मलाई की वजह से कॉज होती है। इसके वेक्टर सभी जीनस के मॉस्किटोज कंसीडर्ड किए गए, चाहे वो एनाफ्लीज हो, चाहे वो क्यूलैक्स हो, चाहे वो एडीज हो, चाहे वो मानसूनिया हो। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया कि एक डिसीज है फाइलारियासिस की एक फर्दर वेराइटी है ब्रूगियन फाइलारियासिस, जिसका वेक्टर जो
होता है वो बेसिकली मानसूनिया होता है या मानसूनिया मॉस्किटो होता है। अब मैं बात करूं तो हाउस फ्लाइज यानी कि जो हमारी घरेलू मक्खियां होती हैं ये भी वेरियस टाइप ऑफ डिसीज की वेक्टर होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन में ऐसी डिसीज जो कि फीको ओरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन की वजह से होती हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीको ओरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि संदूषित भोजन और जल की वजह से। आप जब कोई भी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं जिसमें कि किसी डिसीज के पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, तो जनरली ऐसी डिसीज में मैकेनिकल कैरियर का काम हाउस फ्लाइज करती हैं। इनको मैं वेक्टर तो नहीं कह सकता हूं, इनको मैं मैकेनिकल कैरियर कह सकता हूं। लिटरली इनको मैं वेक्टर नहीं कहूंगा, इनको मैकेनिकल कैरियर कहूंगा। और हाउस फ्लाइज की वजह से बहुत सारी डिसीज हैं जो स्प्रेडेड होती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। मोस्ट कॉमन इज, आपने नाम सुना होगा, टाइफाइड। तो टाइफाइड फीवर जो है साल्मोनेला टाइफी की वजह से कॉज होता है और इसको ट्रांसमिटेड करने में, स्प्रेड करने में हाउस फ्लाइज जो है वो मैकेनिकल कैरियर का काम करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज हैं जो कि फीको ओरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन की वजह से होती हैं और उनमें भी हाउस फ्लाइज जो हैं वो मैकेनिकल कैरियर का काम करती हैं। चाहे वो हम बात कर रहा हूँ किसकी, आपके कह सकते हैं कि अमीबियासिस डिसीज की। अमीबियासिस डिसीज में भी एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है उसको ट्रांसमिटेड करने में, या कह सकते हैं मैकेनिकल कैरियर की तरह एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ले जाने में हाउस फ्लाइज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसके अलावा कोलेरा जैसी डिसीज में भी हाउस फ्लाइज जो हैं वो मैकेनिकल कैरियर होती हैं। तो सभी डिसीज जिनमें फीको ओरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, यानी कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से डिसीज जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होती है, तो हमेशा वो किसके वाया ट्रांसमिटेड होती है? तो आपका आंसर होगा हाउस फ्लाइज के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसे ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स जो कि वेक्टर की तरह भी काम करते हैं। अब मैं बात करता हूं ग्रीगेरियस पेस्ट के बारे में। ग्रीगेरियस पेस्ट क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लोकस्टा को ग्रीगेरियस पेस्ट बोला गया है। लोकस्टा को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीगेरियस पेस्ट। और इसको ग्रीगेरियस पेस्ट क्यों बोला गया? तो मैं आपको बता दूं, ये लार्ज स्केल पर ह्यूमन को अफेक्टेड करता है इस तरीके से कि ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स और क्रॉप्स को क्या कर सकता है? हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है। तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि पाकिस्तान से जो टिड्डियों का दल जो है वो इंडिया में आया था और उसने गुजरात में, मुंबई में और काफ़ी यूपी जैसी स्टेट में काफ़ी नुकसान पहुंचाया किसानों की फसलों को। तो जो टिड्डियों के दल में हम लोग टिड्डियों की बात करते हैं, लिटरली उन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर? लोकस्टा कह रहे हैं। ठीक है ना? और इनको ग्रीगेरियस पेस्ट क्यों बोला गया? तो पेस्ट तो हम सभी जानते हैं कि ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह या ऐसे कह सकते हैं ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स जो कि जनरली कह सकते हैं वेजिटेबल्स को या क्रॉप को फीड करते हैं, उनको हम लोग पेस्ट की कैटेगरीज में रखते हैं और उनको नष्ट करने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी करते हैं। तो ये वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि सोशल तरीके से रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, लेकिन वो लेस हेल्पफुल रहते हैं, आपस में एक दूसरे की ज़्यादा मदद नहीं करते हैं। तो जनरली इन सभी कैटेगरीज को लेकर एक साथ टर्म यूज किया जाता है ग्रीगेरियस। वरना डिक्शनरी मीनिंग में बात करूं तो ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला। तो ये जो ऐसे इंसेक्ट हैं लोकस्टा जो कि हमेशा ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, एक से दूसरी जगह माइग्रेट भी साथ साथ करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं ह्यूमंस को इस तरीके से कि वो ह्यूमंस के द्वारा लगाई गई जो फसलें होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनको फीड कर लेते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। तो ग्रीगेरियस पेस्ट की तरह इनमें से किस ऑर्थ्रोपोड को जाना जाता है? तो आपका हमेशा आंसर होगा लोकस्टा। तो मुझे लगता है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि एक ऐसा ऑर्थ्रोपोड एनिमल है जिसको हम किंग क्रैब भी कहते हैं, जिसका नाम लाइम्यूलस भी है और उसको हम जनरली लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लिविंग फॉसिल्स? तो मैं कहूंगा लिविंग फॉसिल्स का मतलब आप ऐसे समझें कि कोई ऐसी स्पीसीज जो बिलियन सालों से, बिलियंस ऑफ ईयर से अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही है, यानी वो बिलियंस ऑफ ईयर से पूरी तरह से अनचेंज है। और अगर मैं बात करूं कि उस स्पीसीज के साथ वाली स्पीसीज जो हैं वो लगभग एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यहां तक कि उनके सेडिमेंट्स लेयर में आपको फॉसिल्स भी प्राप्त हो रहे हैं, तो आप जनरली ऐसी स्पीसीज को लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। यानी कि मैं इसको एक सिंपल से कंसेप्ट से आपको समझाता हूं, चलिए आप देखिए। आप कंसिडर करिए कि ये यहाँ पर 5 लड़कियां हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है और इसका नाम ई है। ठीक है ना? अब इसमें से ए बी सी डी ई जो है वो पांचों लड़कियों की जो एज है वो जिस समय ये फोटो खींची गई है उस समय ये 20 ईयर्स की है, 20 साल की हैं।
अब होता क्या है कि 100 साल बाद, यानी जिस दिन ये फोटो खींची गई है उसके 100 साल बाद, तो ऑब्वियसली 120 साल हो चुके होंगे उनके बर्थ को। तो जब मैं इसके 100 साल बाद जाता हूं इन लड़कियों से मिलने, तो मुझे पता चलता है कि जो ए लड़की है वो एक्सपायर्ड हो चुकी है और उसकी कब्र बन चुकी है। जो सी लड़की है वो भी एक्सपायर्ड हो चुकी है, उसकी कब्र बन चुकी है। जो डी लड़की है वो भी एक्सपायर्ड हो चुकी है, उसकी कब्र बन चुकी है। और जो ई लड़की है वो भी एक्सपायर हो चुकी है और उसकी कब्र बन चुकी है। तो 100 साल बाद जब मैं इनसे मिलने जाता हूं तो पता चलता है कि इन 5 में से 4 लड़कियां जो हैं वो बहुत पहले ही एक्सपायर्ड हो चुकी हैं और आज उनकी कब्र जो है वो बनाई गई है, क्योंकि वो मर चुकी हैं, आज वो लिविंग फॉर्म में नहीं है। लेकिन 100 साल बाद जब मैं मिलने जाता हूं तो मुझे बी नाम की लड़की जो है वो आज भी जिंदा मिलती है, और अब वो लड़की नहीं कहूँगा, वो एक बहुत ओल्ड एज वुमन के फॉर्म में मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो औरत है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज की औरत है। तो मैं इस औरत से, जिसको मैं बी बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए ये क्या है, बी, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बी नाम की लेडी है ये एक लिविंग फॉसिल्स है, या कह सकते हैं जिंदा कब्र है। तो यहां पर मैं इसको लिविंग फॉसिल नहीं, जिंदा कब्र कह सकता हूं, क्योंकि इसके साथ वाली जितनी भी लड़कियां थीं जिनकी एज इसके साथ में हमें बात करूं तो पहले 20 साल थी, आज 100 साल बाद जब ये 120 साल की हो चुकी है तब बाकी इसकी सभी फ्रेंड्स जो हैं वो कब्र बन चुकी हैं। तो अब आपको कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा लिविंग फॉसिल्स का, कि कंसेप्ट इतना सा है कि कोई भी ऐसी स्पीसीज जो आज की डेट में इस अर्थ पर प्रेजेंट है लिविंग फॉर्म में, और बिलियंस ऑफ ईयर से उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर और फंक्शंस को लेकर मैं बात करूं तो कोई चेंजेस उसमें नहीं आए हैं, जबकि उसके साथ वाली स्पीसीज जो हैं वो बहुत पहले ही एक्सटेंट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, और यहाँ तक कि उनके आज हमें फॉसिल्स प्राप्त होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे एनिमल्स को हम लिविंग फॉसिल्स कहेंगे, क्योंकि वो जीता जागता जीवाश्म है। और आपको बता दूं कि लिविंग फॉसिल्स कहने के पीछे मेन कंसेप्ट यही है कि दे आर अनचेंज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स, यानी इनके कई बिलियंस ऑफ ईयर्स से स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, जबकि इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं, उनके जीवाश्म बन चुके हैं। तो इनकी साथी स्पीसीज जो है वो आज देखा जाए तो फॉसिल्स के फॉर्म में हमें मिलती हैं, लेकिन आज भी ये स्पीसीज जो है वो लिविंग फॉर्म में हमें अर्थ पर मिल रही है। तो हम उस पर्टिकुलर स्पीसीज को लिविंग फॉसिल्स कहेंगे। और लिविंग फॉसिल्स का एग्जाम्पल आपके ऑर्थ्रोपोड में अगर मैं बात करूं तो लाइम्यूलस तो है ही, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एनिमल है जिसको लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, तो आपका पहला नाम तो होगा लाइम्यूलस। लेकिन कुछ और भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं जो लिविंग फॉसिल्स का एग्जाम्पल है। ऑर्थ्रोपोड में एक नॉन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ले रहा हूं जिसका नाम है पेरीपेटस। तो आपको बता दूं कि पेरीपेटस जो है वो भी एक लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाने वाला ऑर्थ्रोपोड एनिमल है। तो इसको भी हम ऑर्थ्रोपोड ही कहेंगे। ये भी ऑर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है और इसको भी हम लिविंग फॉसिल्स मानते हैं। अगर मैं और दूसरे फाइलम को लेकर बात करूं तो कई डिफरेंट फाइलम में भी कई ऐसी स्पीसीज हैं जो लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि उनके समय की स्पीसीज आज फॉसिल्स के फॉर्म में हमें मिल रही हैं, पर आज भी वो अर्थ पर लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट हैं। जैसे कि मोलस्का से मैं बात करूं तो नियोप्लिना या नियोप्लाइन भी कहते हैं जिसको अपन, जो कि एक मोलस्क है। और भी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ अगर तो आप लिख सकते हैं एक और एग्जाम्पल, साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करने वाला एक एनिमल है जिसको हम लैम्प्रे कहते हैं। ये साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करता है। और इसके बाद हम बात करें तो इकाइनोडर्मेटा से भी एक एनिमल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो आप चाहें तो याद कर सकते हैं, जिसको हम प्लेस्टेरियस कहते हैं, यानी कि PLASTATERIES। तो प्लेस्टेरियस एक ऐसा एनिमल है जो इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है। तो यहां पर मैंने आपको 5 ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जो कि लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाने जा सकते हैं। तो आप याद रख सकते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पांचों एग्जाम्पल याद नहीं रखना है तो आप एटलीस्ट लाइम्यूलस का नाम बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि इसका जिक्र एनसीईआरटी ने किया है, जिसको हम किंग क्रैब भी कहते हैं, और ये लिविंग फॉसिल्स है। उसके बाद अलावा आपको अगर कोई नाम याद रखना है तो आप पेरीपेटस का नाम याद रख सकते हैं और नियोप्लाइन का नाम याद रख सकते हैं। नियोप्लाइन भी मोलस्क है और ये भी लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आप लैम्प्रे का नाम याद रख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। एंड प्लेस्टेरियस का नाम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, आप नहीं भी रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मेरा फ़र्ज है, मैंने आपको वो सभी एनिमल्स के नाम बता दिए जिनको लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास या फाइलम को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो हमारा लैम्प्रे है वो किस में आता है, तो लैम्प्रे साइक्लोस्टोमेटा में आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं।
फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, लिविंग फॉसिल्स हम ऐसी पर्टिकुलर स्पीसीज को बोल सकते हैं जिसके साथ ही स्पीसीज जो हैं वो आज की डेट में फॉसिल्स के फॉर्म में हमें प्राप्त हो रही हैं, ऑब्टेन हो रही हैं, पर वो आज भी इस अर्थ पर लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो ऐसी स्पीसीज ने बिलियंस ऑफ ईयर्स में किसी भी प्रकार का कोई अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया है, जबकि उनके साथ वाली जो स्पीसीज हैं वो आज फॉसिल्स बन चुकी हैं। तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग लिविंग फॉसिल्स कहेंगे। बहुत सिंपल है। चलिए, तो यहाँ तक की बातें जो मैंने आपको बताई हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स तो याद रखना ही है। आर्थ्रोपोड के एग्जाम्पल को याद रखने के साथ साथ आपको 3 या 4 कैटेगरीज में ऐसे क्वेश्चंस भी याद रखना है कि इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोड एनिमल जो है वो वेक्टर की तरह, डिसीज के वेक्टर की तरह काम करता है। तो आपको नाम याद होना चाहिए कि उसमें एडीज आ सकता है, उसमें एनाफ्लीज आ सकता है, उसमें क्यूलैक्स आ सकता है, उसमें हाउस फ्लाई आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोड एनिमल है जिसकी अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। तो आपको याद होना चाहिए हनी बी, जिसको हम लोग एपिस बोलते हैं, सिल्क वॉर्म जिसको हम बॉम्बिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, लेसीफर लैक का जो लैक का प्रोडक्शन करता है उसको लैक इंसेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडस्ट्रीज में इनसे हम लोग वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूएबल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। आपसे पूछा जाता है ग्रीगेरियस पेस्ट किसे कहा जाता है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए लोकस्टा का। ग्रीगेरियस का मतलब झुंड में रहने वाला होता है, यानी कि ऐसे लोकस्टा जो है वो ऐसे ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स हैं जो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। हालांकि ये हेल्पलेस होते हैं। और आपको टिड्डी दल से याद रखना है कि जो टिड्डियों का दल है जो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, कुछ समय पहले हमने न्यूज़ में पढ़ा था, वो लिटरली वो लोकस्टा एनिमल्स ही थे। आपसे पूछे जाएगा इनमें से लिविंग फॉसिल्स किसे कहा जाता है, तो एटलीस्ट ऑर्थ्रोपोडा से आपको एक एग्जांपल तो याद रखना ही पड़ेगा, वो है लाइम्यूलस, जिसको हम किंग क्रैब कहते हैं और इसको लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूं जो आपको नोट करना है। ये भले ही नॉन एनसीईआरटी हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम से आपको क्या क्या लार्वल स्टेजेस याद रखनी होंगी, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। लार्वा स्टेज ऑफ बटरफ्लाई आप हमेशा याद रखिए, लार्वल स्टेज ऑफ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई की लार्वल स्टेजेस का नाम आप हमेशा याद रखिए। हालांकि बटरफ्लाईज में या मॉथ, इन सभी में लार्वल स्टेज को हम लोग कैटरपिलर कहते हैं। तो एक लार्वल स्टेज इसको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर। तो आपसे पूछा जाएगा कैटरपिलर इनमें से किसकी लार्वल स्टेज है, तो आप कह सकते हैं बटरफ्लाई एंड मॉथ की, ठीक है ना। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, लार्वल स्टेज ऑफ हाउस फ्लाई। तो लार्वा स्टेज ऑफ हाउस फ्लाई की जब बात होगी तो आपको याद रखना है हाउस फ्लाई की लार्वा स्टेज को हम मैगॉट बोलते हैं। तो इसकी स्पेलिंग है MAGGOT। तो MAGGOT यानी मैगॉट जो है वो किसकी लार्वा स्टेज है, हाउस फ्लाइज की। एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट कर लेना है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कि जो ग्रास होपर होता है उसकी मैं आपको खासियत बता देता हूं। जो ग्रास होपर होता है जनरली उसमें आप देखेंगे कि ये वाटर का एक्सक्रीशन नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, इस वाटर को यूज्ड करता है अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रास होपर इज नॉट एक्सक्रीटेड वाटर यूज्ड इन अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ग्रास होपर वाटर को एक्सक्रीटेड नहीं करता है, बल्कि वो वाटर का यूज अपनी बॉडी के अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में करता है। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एडिशनली मैंने दिए हुए हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के रिगार्डिंग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए जिनमें आपसे बात की गई है कि कैटरपिलर इनमें से किसकी लार्वा स्टेज है, तो बटरफ्लाई एंड मॉथ की। आपसे पूछा जाएगा हाउस फ्लाई के लार्वा को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मैगॉट। और ग्रास होपर इज नॉट एक्सक्रीटेड वाटर यूज्ड इन अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें मेरी जो हैं वो समझ में आई होंगी, और आपने बड़े आसानी से ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के एग्जाम्पल्स को सीख लिया। एक बार फिर से मैं 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ। ललिता फॉरेन से आती है इंडिया, बॉम्बे अपने घर, और जैसे ही वो बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरती है उसकी मम्मी ने उसको एक मैसेज किया है कि ललिता बॉम्बे आकर स्टोर से पहले बटर मत लेना। तो ललिता बॉम्बे आकर स्टोर से पहले बटर मत लेना में वो सभी एग्जाम्पल्स छिपे हुए हैं जो आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं। ललिता के LO से आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है लोकस्टा। LI से आपको याद रखना है लाइम्यूलस। उसके बाद आपको याद रखना है बॉम्बे से बॉम्बिक्स, जो कि क्या है, तो आपको याद रखना है सिल्क वॉर्म है। उसके बाद आकर से आपको एपिस याद रखना है। एपिस क्या है, तो आपका आंसर होगा हनी बी को कहा जाता है। स्टोर से आपको स्कॉर्पियन याद रखना है। बटर से आपको बटरफ्लाइज याद रखना है।
पहले से आपको पेलिमोन याद रखना है, मत से मॉस्किटो याद रखना है। मॉस्किटो के डिफरेंट जीनस हैं जो वेक्टर की तरह काम करते हैं, जैसे एडीज, मानसोनिया, क्यूलैक्स, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको बताया एनाफ्लीज। और उसके बाद लेना से आपको लेसिफर लेक्का का नाम याद रखना है। स्कॉर्पियन के रिगार्डिंग मैंने पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि वन ऑफ द एनिमल, स्कॉर्पियन इज द वन ऑफ द आर्थ्रोपोड जो कि वीवी पेरस है, बाकी सभी आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो ओवी पेरस होते हैं। तो आई होप कि वो सभी कंसेप्ट जो बीच बीच में मैं आपको बताता रहता हूं किसी भी फाइलम को पढ़ाते समय, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर जो है वो पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। अपने अगले लेक्चर में आर्थ्रोपोडा फाइलम पार्ट 3 में मैं आपको यूनिक या एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।